हेलो प्यारे बच्चों। बेटा हम आपकी क्लास 9 साइंस का 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, ऊतक टिश्यूज़। इसके हमने 2 वीडियो कर लिए थे। फर्स्ट वीडियो में हमने ऊतकों के बारे में सामान्य बातें पढ़ी, जंतु ऊतक और जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उनके बारे में, एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। और जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उसमें जो विभजोतक होते हैं, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर इसके जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने स्थायी ऊतक जो होते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में के 2 पार्ट हैं। एक होते हैं सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, है ना, और दूसरे होते हैं जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम फ्लोएम जो हैं उनके बारे में पढ़ा। और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, है ना, मोटी मोटी एक जनरल बातें हमने देखी थी। अब जो जंतु ऊतक हैं, है ना, उनके कितने प्रकार आपकी बुक में है। एक है एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक कनेक्टिंग टिश्यूज, तीसरा पेशीय ऊतक, है ना, मस्कुलर टिश्यूज, और चौथा तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज या नर्व टिश्यूज। तो अपन इन 4 के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा आपका। एपिथेलियमी ऊतक, तो मैंने बताया था ना, ये लेयर बनाते हैं, है ना, हमारी। तो जो जैसे हमारी त्वचा है और जितने भी हमारे जो अंग हैं शरीर के, है ना, तो वो एक दूसरे अंग से एक लेयर के द्वारा पृथक होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे फेफड़े हैं वो हृदय से अलग हो रहे हैं तो एक लेयर्स के द्वारा अलग होते हैं। तो वो जो लेयर्स होती हैं वो किसकी होती हैं, एपिथेलियमी टिश्यूज़ की होती हैं। एपिथेलियल इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियल और हिंदी में एपिथेलियमी ऊतक। देखो बच्चों, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देने के लिए एपिथेलियमी ऊतक हैं। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों, ऑर्गन्स और गुहिकाओं, कैविटीज को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं, बैरियर का ये निर्माण करते हैं। हमारी स्किन, त्वचा, मुंह, है ना, जैसे हमारा अंदर का जो मुंह है ना, तो अंदर मुंह के अंदर एक लेयर है कि नहीं है ना। एक त्वचा की क्या है, एक लेयर है, तो वो सब क्या है, एपिथेलियमी ऊतक हैं। तो त्वचा, मुंह, आहार नली जो हमारी ईसोफेगस है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, है ना, रक्त वाहिनी, नली का अस्तर, अस्तर का मतलब जो उसकी लेयर होती है ना। अस्तर किसको बोलते हैं, लाइनिंग, है ना, लेयर या लाइनिंग जो होती है वो। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नली है, उनके अंदर की जो लेयर होती है वो भी किसके, इसी एपिथेलियम ऊतक, यानी एपिथेलियम ऊतक क्या है, एपिथेलियम प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है ये। और फेफड़ों की कूपिका, जो हमारे लंग्स होते हैं उनकी जो एल्वेलाई होती हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनको कूपिका बोलते हैं, एल्वेलाई होते हैं वो। वृक्कीय नली, है ना, और जो हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनमें कि रक्त क्या होता है, उसका क्षमता है, पृथक जो है ना, साफ होता है। तो ये जो वृक्कीय नली होती है, किडनी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, ये सब किसकी बनी होती हैं, एपिथेलियम ऊतक की बनी होती हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं, है ना, एक दूसरे से कैसे होती हैं, टाइटली पैक्ड होती हैं, टाइटली पैकिंग होती है इनकी, है ना। और ये अनवरत परत का निर्माण करती है, एक कंटिन्यूअस लेयर बनाती है, एक कंटिन्यूअस शीट का निर्माण करती हैं, है ना। अब देखो बेटा, इसमें ये अलग अलग प्रकार दे रखे हैं। देखो शल्की दिख रहा है आपको चित्र, है ना, तो ये शल्की है ना। शल्की को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटेड, है ना, शल्की को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड। फिर है घनाकार, क्यूबॉइडल, फिर है स्तंभाकार, कॉलमनर ना, पक्षमाभी, शिलिया, और फिर है स्तरित शल्की, यानी स्तरित भी होती है और शल्की भी होती है, ठीक है ना। इन परतों के बीच, ये जो इसकी एपिथेलियम ऊतक की जो परतें हैं, इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं, है ना। जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, कम होता है, तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है ना। तो
ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। स्पष्ट जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है उसको कहां से गुजरना पड़ेगा? एपिथीलियम की लेयर से गुजरना पड़ेगा। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथीलियमी कोशिकाओं के बीच पारगम्यता, है ना, परमिएबिलिटी जो है, आना जाना, आवागमन, तो इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथीलियमी कोशिकाओं के बीच जो पारगम्यता है, परमिएबिलिटी है, ये क्या करती है? शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच, यानी शरीर के बीच और बाहरी वातावरण के बीच, इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सामान्यतः सभी एपिथीलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है ना। तो सामान्य रूप से जो एपिथीलियम जो होते हैं इनको एक बाह्य रेशेदार आधार, है ना, एक रेशेदार आधार होता है ना, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइबरस बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से क्या करती है? अलग करती है। चित्र 6.9 में दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथीलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो ये अलग अलग दिखा रखे हैं, तो शल की, घनाकार, स्तंभाकार और स्तरित की, तो इनकी अलग अलग होती हैं, विभिन्न संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती हैं कि इनके द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करती हैं ये, ठीक है ना। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर, है ना, रक्त नलिका अस्तर जो होता है, अस्तर का मतलब लाइनिंग, या कूपिका एल्वेलाई, जहां पदार्थों का संवहन, है ना, पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है एक, है ना। वहां पर चपटी एपिथीलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। वहां पर क्या होती है? फ्लैट एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, फ्लैट वाली होती हैं, है ना। इनको सरल सल्की एपिथेलियम बोलते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो चित्र दिखाया गया है ये इस तरह की, ये है ना। तो ये कहाँ पे है बताओ बेटा? जो हमारी ब्लड की सेल्स होती, ब्लड की जो ट्यूब्स होती हैं उनकी जो लेयर होती है, अंदर वाली लेयर, वो इस तरह की टिश्यूज की बनी होती है, शल्की वालों की, ठीक है ना। ऐसे ही जो कूपिकाएं हैं हमारी, है ना, ये प्रश्न जैसे पूछा जा सकता है आपसे कि भाई जो हमारे फेफड़ों के अंदर जो कूपिकाएं होती हैं, एल्वेलाई होती है ना, उनके अंदर किस प्रकार की ये जो है ना एपिथीलियम टिश्यूज होते हैं, तो कौन से होते हैं? शल्की वाले होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये जहां पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। वहां पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं, फ्लैट एपिथेलियल टिश्यू सेल्स इसमें होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सरल सल्की एपिथेलियम। तो शल्की जो आ रहा है ना, ये इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्क्वेमस, है ना। सल्की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वेमस। देखो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, है ना, SQUAMOUS, स्क्वेमस। तो शल्की का मतलब हो गया स्क्वेमस, ठीक है। तो ये कैसी होती हैं? चपटी, है ना, एपिथेलियल ऊतक कोशिकाएं, फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम होता है ये, और सरल शल्की एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। तो इनको सरल सल्की एपिथेलियल कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं, बहुत थिन होती हैं और फ्लैट होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। बहुत ही जो है ना डेलिकेट, है ना, एक कोमल अस्तर, अस्तर मतलब लाइनिंग, अस्तर लाइनिंग, है ना, उसका निर्माण करती हैं। लाइनिंग का मतलब क्या है? जैसे लेयर, जैसे देखो आपका जो मुंह है, मुंह के अंदर क्या है? सफ़ेद सफ़ेद, पूरे मुंह के अंदर सफ़ेद सफ़ेद एक लेयर है कि नहीं है? तो है ना, तो वो स्किन जो है अंदर वाली, तो वो क्या है? एक अस्तर है, लाइनिंग है, ठीक है। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियल से ढका होता है। तो देखो आ गया ना। तो हमारी जो एसोफेगस है, ईसोफेगस जो है आहार नली या फूड पाइप इसको बोलते हैं,
तथा मुंह जो हमारा माउथ का अंदर की जो कैविटी है मुंह के अंदर की, उसका जो लाइनिंग है, उसका जो अस्तर है, लेयर है अंदर वाली, वो यही सल्की एपिथेलियम से ढका होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम से ही वो ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच, शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियल से बनी होती है। जो हमारी जो ये बेटा वो है स्किन है बॉडी के ऊपर, है ना, मानव शरीर की जो त्वचा है ये भी कैसी होती है बताओ, सल्की एपिथेलियल। तो देखो आ गया ना, देखो, है ना, यानी हमारे मुंह के अंदर का अस्तर, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका अस्तर, ठीक है, एल्वेलाई का जो अस्तर है वो, है ना, तो ये सब किसके सल्की एपिथेलियल, है ना, स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी होती हैं। ठीक है, त्वचा की एपिथेलियल और हमारी जो ये स्किन है पूरी बॉडी के ऊपर, ये सब कैसी हैं, सल्की एपिथेलियल टाइप की कोशिकाओं से बनी होती हैं। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। तो ऐसा बेटा ये जो हमारी स्किन है ना, इसकी कई लेयर होती हैं। जैसे कई बार देखा होगा ना आपने, ऊपर से हमारा कोई किसी से कट लग गया तो अंदर से एक सफ़ेद सा निकल आता है, खून नहीं निकलता, बस ऊपर की स्किन हट जाती है और एक सफ़ेद सा निकल आता है ना, और अगर वो भी कट जाए सफ़ेद सा तब फिर खून निकलता है। समझे नहीं समझे बात? तो ये क्या है, विभिन्न प्रकार की लेयर्स होती हैं ये। तो त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती, कई लेयर्स में अरेंज होती हैं ये। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियल को स्तरित सल्की एपिथेलियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्तरित, है ना, ये दिखा रखी देखो, ये लास्ट वाली ना, स्तरित सल्की, है ना, स्तरित सल्की यानी स्ट्रेटिफाइड, है ना, स्ट्रेटिफाइड, STRA। तो ये कैसी हो गई, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो गई, STRATIFIED, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, SQUAMOUS, ये एपिथेलियल हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल बोलते हैं इसको, क्योंकि किसमें होती है, कई लेयर्स में ये डिवाइड होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखें हम कि जहां अवशोषण और स्राव होता है ना, जैसे आंत के भीतरी अस्तर, है ना, अब जैसे हमारी जो आंतें हैं, है ना, वो भी तो एक लेयर है ना, एक कोशिकाएं मिलके क्या बना रही है, ऊतक बना, तो एक ऊतक का लेयर है कि नहीं है। जो आंतें हैं, है ना, वो भी क्या है, ऊतकों की एक लेयर है, एक अस्तर है। ठीक है ना। अब पता है आपको कि आंतों से क्या होता है बेटा, आंतों के अंदर भी ग्रंथियां होती हैं जो विभिन्न प्रकार के रस का स्राव करती हैं, है ना, और बाहर से अवशोषित करती हैं और खुद स्राव भी करती हैं, बाहर भी निकालती हैं वो। ठीक है ना। तो जहां अवशोषण होता है और स्राव होता है, देखो मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको, जैसे हमारी जो आंतें हैं बेटा, है ना, तो आंतों के अंदर क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है ना। तो पचा हुआ जो पदार्थ होता है वो बाहर निकलता नहीं निकलता आंतों से, है ना। तो इसका मतलब क्या है, पोरस है, छिद्रित है, वो छोटे छोटे बारीक बारीक छिद्र हैं जिसमें से क्या निकल रहा है, जो पचित भोजन है वो बाहर निकल रहा है, और उसको फिर क्या करता है, ब्लड जो है ना अवशोषित कर लेता है और पूरे शरीर में पहुंचाता है उसको, है ना। और तो अब और कुछ ये क्या करता है, अवशोषण भी करता है, जो आंतें जो होती हैं, है ना, बाहर से जो विशेष प्रकार के हार्मोन्स होते हैं या जो अन्य प्रकार के होते हैं उनको अवशोषित भी करती हैं। ठीक है ना। तो जहां अवशोषण और स्राव होता है, एब्जॉर्प्शन और स्राव का मतलब होता है सीक्रीशन, सीक्रीट बनना, किसी चीज का निर्माण होना। तो जहां अवशोषण होता है यानी दूसरे की बनी हुई चीज को ग्रहण कर रहे हैं या खुद बना के बाहर निकाल रहे हैं, जैसे कि आंत का भीतरी अस्तर, जैसे हमारी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन, उनकी जो इनर लाइनिंग है उसमें वहां क्या होता है, लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। कैसी होती हैं, लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। तो इसके अंदर ये प्रकार की होती हैं, कॉलमनर, कॉलम है ना, COULMNAR, कॉलमनर। ठीक है ना। तो ये कहाँ पे होती हैं बताओ, ये हमारी जो आंतें हैं, है ना, जो हमारी आंतें हैं बेटा, उनका जो अस्तर है, उनकी जो लाइनिंग है आंतों की, वो
तो वहाँ लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार एपिथेलियम, ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है, एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पक्षमाभ भी होते हैं। सिलिया, छोटे छोटे बाल जैसी कुछ चीजें, संरचनाएं होती हैं, है ना, जो हमारी सांस नली होती है उसमें कॉलमनर एपिथेलियम में क्या होते हैं, कुछ पक्षमाभ भी होते हैं, कुछ सिलिया जैसी धागेनुमा संरचनाएं भी होती हैं जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये पक्षमाभ जो ये जो सिलिया है क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, मूवमेंट हो सकता है, इनमें मूवमेंट हो सकता है तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है ना। जो श्लेष्मा म्यूकस जो होता है, पतला द्रव पदार्थ होता है, वो उसके अंदर जो गति होती है वो किसकी वजह से होती है, इन्हीं जो ये बाल नुमा जो प्रबर्ध होते हैं, बाल जैसी जो रचनाएं होती हैं, सिलिया जो होता है उनके द्वारा होता है, ठीक है ना। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। जैसे ऐसे समझो, हमारी जैसे नोजी आती है, जुकाम हो जाता है हमको, तो नाक आती है, नाक बहती है हमारी, तो वो अंदर से आ रहा है, तो वो किसके द्वारा गति प्रदान करके ऊपर तक आ रहा है ना। अंदर से देखो निकल के जो जुकाम हो जाती है तो उस समय जो नाक निकल के आती है अंदर बॉडी के अंदर से, है ना, तो वो किन के द्वारा, ये जो है बेटा, ये पक्षमाभ जो हैं, है ना, इनके द्वारा वो ऊपर खिसकती जाती है, तो स्थानांतरित होके श्लेष्मा को साफ करने में सहायता करती है। तो इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पक्षमाभी स्तंभाकार, है ना। तो इस कॉलमनर भी होता है और सिलिया भी होती है इसके अंदर, पक्षमाभी भी होती है ना। तो 3 तरह के एपिथेलियम पढ़ लिए ना आपने, है ना। फिर चौथा क्या है बेटा, घनाकार। देखो अब इसमें जिस तरह से वर्णन किया गया उस तरह से चित्र नहीं है, ये चित्र आगे पीछे दे रखे हैं, तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है ना। तो जो जिसका वर्णन कर रखा है उसी के चित्र को देखना आप। तो चित्रों का क्रम थोड़ा ऊपर नीचे दिया हुआ है इसमें। फिर आते हैं अपन घनाकार एपिथेलियम जो क्यूबॉइडल है। ये देखो, ये इसका वर्णन तो सबसे लास्ट में किया है इसने, क्यूबॉइडल का, घनाकार का, और चित्र कहाँ दे रखा है, बी पे ही दे रखा है, 2nd नंबर पे दे रखा है, ये कहना चाह रहा था मैं, है ना। तो ये घनाकार है इस तरह का, ये दिखा रखे, देखो क्यूब से दिखा रखे हैं, ये क्यूब जैसी संरचनाएं, है ना, घन जैसी संरचनाएं ये दिखाई दे रही हैं। घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली, तो ये कहाँ मिलते हैं बेटा, जो हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं, किडनी जो होती है ना, जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें, ठीक है ना, तथा लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करते हैं। तो देखो अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार की एपिथेलियम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको बेटा, किस जगह पर किस प्रकार की एपिथेलियम पाई जाती है ना। तो ये क्यूबॉइडल जो है घनाकार, ये कहाँ मिलती है, जो किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें, और जो लार ग्रंथि की नली होती हैं, लार ग्रंथि की जो है ना सलाइवल जो ग्रैंड होती है, सलाइवा, लार को क्या बोलते हैं, सलाइवा, है ना, उसकी जो ट्यूब्यूल होती हैं, उसकी जो अंदर का लाइनिंग होती है, अस्तर, उसमें ये मिलती हैं, जहाँ यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, यानी एक तरह से ये ग्रंथि कोशिका का कार्य भी करती हैं, यानी इनमें से स्राव निकलता है, यानी कुछ तरल जनरेट करती हैं, पैदा करती हैं। ये जैसे ना हमारे मुंह के अंदर लार आ जाती है, जैसे अपन खाना खाते हैं तो मिक्स होती नहीं होती है वो लार, तो ये कहाँ से आ रही है बताओ। ये जो घनाकार एपिथेलियम है, इसकी जो कोशिकाएं हैं ये विशेष प्रकार का क्या स्राव करती हैं, एक तरल स्राव करती हैं, तरल का निर्माण करती हैं, ठीक है, जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है, ठीक है ना। कभी कभार एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथि ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ग्रंथिल एपिथेलियम, ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम इसको बोलते हैं। तो ये देखो बेटा, एपिथेलियम के कई सारे प्रकार हो गए, शल्की हो गया, स्क्वेमस, है ना, फिर स्तरित शल्की हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो गया, फिर क्या था, स्तंभाकार कॉलमनर, और कॉलमनर में फिर पक्षमाभी भी है, सिलिया, ठीक है ना, सिलिया कॉलमनर हो गया, फिर घनाकार क्यूबॉइडल, ठीक है। तो ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के एपिथेलियम कोशिकाओं के आधार पर एपिथेलियम ऊतक हो गए। अब अपन आते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यूज, है ना। अब कनेक्टिंग टिश्यूज में बेटा देखो ये कई सारे, ये देखो बगल में जो चित्र दे रखे हैं ये सब कनेक्टिंग टिश्यूज के हैं,
किसके हैं ये? कनेक्टिंग टिश्यूज़ के हैं, ठीक है ना। कनेक्टिंग टिश्यूज़ में देखो ये फर्स्ट ए जो है चित्र, ये किसका है? यहाँ देखोगे आप, ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ई, ये सब क्या है? संयोजी ऊतक के प्रकार दे रखे हैं यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो ए क्या है? विभिन्न रक्त कणिकाएं, ये विभिन्न रक्त कणिकाएं जो होती हैं ना, ब्लड कॉर्पसल्स जो होती हैं, वो ये हैं। इसमें देखो ये कोशिका द्रव्य हो गया, ये केंद्रक हो गया, है ना, न्यूट्रोफाइल, ईशियोनोफिल, क्षारकंजी, है ना, क्षारक रंजी, बेसोफिल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, है ना, ये क्या है? विभिन्न श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ये, है ना। फिर इसमें देखो ये बी जो है ये किसको शो कर रहा है? ये कर रहा है संहत अस्थि। ये किसको शो कर रहा है? संहत अस्थि, है ना, संहत अस्थि को ये शो कर रहा है, ठीक है ना। और सी जो है ये काचाभ उपास्थि, है ना, उपास्थि कार्टिलेज बोलते हैं, है ना। अभी देखो एक एक करके समझेंगे तो आ जाएगा बेटा, अच्छी तरह समझाओगे। काचाभ उपास्थि कार्टिलेज हो गया, वसामय ऊतक, है ना, फैट वाले जो ऊतक होते हैं वो, और एरियोलर ऊतक, ये तो ये 5 प्रकार की, ये सब क्या है? कनेक्टिंग टिश्यूज हैं ये, ठीक है ना। ये क्या है? कनेक्टिंग टिश्यूज हैं ये, है ना। तो अब देखो ये रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो जो ब्लड है वो क्या है? पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है कि नहीं कर रख रहा है? यानी जो हमने ऑक्सीजन ली, उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचा रहा है, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा रहा है। और जो भी क्या नाम है, भोजन का पाचन हुआ तो वो उस पचित भोजन को भी ऊर्जा के लिए पूरी प्रत्येक कोशिका तक पहुँचा रहा है। और प्रत्येक कोशिका से जो वो हैं अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको वापस वहाँ से क्या रहा है? ले रहा है। तो ये कनेक्ट कर रहा है। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी बॉडी को कनेक्ट किए हुए ना ये। इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लेते। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, लूजली कनेक्टेड होती हैं ये, क्योंकि तरल होता है ना, ब्लड जो होता है एक तरह से, तथा अंतर कोशिकीय आधात्री मैट्रिक्स, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में धसी होती हैं ये, ठीक है ना। यह आधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री जो है ये मैट्रिक्स की प्रकृति जो है वो विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार होती है कि उससे किस तरह का कार्य कराया जा रहा है। उसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, रक्त की एक बूंद जो है वो स्लाइड पे रख लो और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देखो। रक्त में तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। जो लिक्विड मैट्रिक्स होती है ना, ब्लड जो होता है लिक्विड होता है नहीं होता है, तो वो लिक्विड जो पार्ट होता है उसका वो प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? वो प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा के अंदर लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, तथा प्लेटलेट्स निलंबित रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं उसके अंदर, है ना। उसके अंदर इधर उधर गति करते रहते हैं, यानी उसके अंदर घुले हुए हैं। ऐसा निलंबित का मतलब क्या है? घुले हुए हैं उसके अंदर। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर से पचे हुए भोजन, हार्मोन तथा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है नहीं करता है ये। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है जो हमारी बोन्स होती हैं। तो देखो बोन्स भी क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है ना। बोन क्या है? एक कनेक्टिंग टिश्यू है। यह पंजर का निर्माण किसका निर्माण करता है? ये पंजर, है ना। पंजर किसको बोलते हैं? कहते हैं ना अस्थि पंजर फ्रेमवर्क, एक तरह से फ्रेम। अगर हमारी बेटा तुम सोचो बॉडी में से हड्डियों को निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर क्या है? एक मांस का लोथड़ा बन जाएगा, है ना। एक बैग के अंदर रख सकते हो आप उसको, अगर हड्डियों को निकाल दिया जाए। तो ये जो शेप मिली हुई है हमारी बॉडी को, ये किसकी वजह से मिली हुई है? ये हड्डियों की वजह से मिली हुई है ना। तो ये पंजर का निर्माण करता है, फ्रेमवर्क का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। जो अस्थि होती हैं, है ना, बोन्स जो होती हैं, ये मांसपेशियों को सहारा देती हैं, है ना। जो मांसपेशियां होती हैं वो इनमें अटकी हुई रहती हैं हड्डियों के अंदर। जैसे तुमने देखा होगा ना, साइकिल की सीट होती है ना, कुछ इस तरह से होती है ना साइकिल की सीट,
ऐसे होती है ना, और यहाँ पे उसका एक फ्रेम सा होता है, और देखो यहाँ कुछ स्प्रिंग सी होती हैं ऐसे, स्प्रिंग कभी देखा आपने, गौर किया हो तो यहाँ फंसी रहती है ना ये स्प्रिंग अंदर, है ना, ऐसे ही इधर फंसी रहती हैं, आंकड़े में डली रहती हैं इस तरह से, है ना। तो एक तरह से ये मान के चलो कि ये स्प्रिंग को मसल्स मान लो आप, क्या मान लो, इन स्प्रिंग्स को मसल मान लो, और ये मसल किसमें, इन हड्डियों के अंदर फिक्स रहती हैं, समझ गए ना बात। तो ये मांसपेशियों को क्या देती हैं, सहारा देती हैं उनको, है ना। सहारा देने का मतलब क्या है, यहाँ पे उनको एंकर करके रखती हैं। एंकर का मतलब जैसे आंकड़ा फंसा देते हैं ना, इस तरह से आंकड़ा बना देते हैं, ऐसे यूं आंकड़ा फंसा दिया, समझ रहे हो ना आप, इस तरह से, ठीक है। तो हड्डियों के अंदर ऐसे कुछ आंकड़े ऐसे यूं मसल्स फंसी रहती हैं उसमें। तो ये क्या देती हैं, सहारा देती हैं। तो सहारे का मतलब समझ में आ गया ना, उसमें एंकर हो रखी होती हैं, ये उसके अंदर क्या हो रखी होती है, एंकर बोल दो या फास्टनर बोल दो, फाशन, है ना, फाशन करके उनको ये रखती हैं, और शरीर के मुख्य भागों को सहारा देती हैं, है ना। और बेटा जो शरीर के अन्य भाग हैं वो इन्हीं पर टिके हैं, हड्डियों पर टिके हुए हैं। यह ऊतक जो है, ये बोन जो है, मजबूत और कठोर होता है। ये ऊतक जो बोन वाला ऊतक है, ये कैसा होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग हैं, क्योंकि बेटा अगर कठोर और ये ऐसा नहीं होगा तो शरीर को शेप ही नहीं मिलेगी फिर, ठीक है ना। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती हैं। जो ये बोन सेल्स होती हैं, ये एक विशेष प्रकार का हार्ड मैट्रिक्स होती है, उसके अंदर ये धसी रहती हैं। और वो हार्ड मैट्रिक्स किसकी बनी रहती है, वो कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती है ना। तो जो सफ़ेद सफ़ेद सी दिखती है ना हड्डियां, जैसे कोई मरे हुए जानवरों की देखी होती है, तो वो जो बेटा सफ़ेद सफ़ेद सा पार्ट दिखता है, वो जो हार्ड होता है, वो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। और उसके अंदर फिर बोन सेल्स होती हैं, हड्डी कोशिकाएं उसके अंदर धसी रहती हैं, है ना। अब देखो, दो अस्थियों को आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक, जिसे स्नायु बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्नायु, लिगामेंट। स्नायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, है ना। तो दो अस्थि, जैसे एक से समझो आप, जैसे घुटना है आपका, तो देखो एक हड्डी नीचे की है, घुटने से नीचे की, और एक हड्डी ऊपर जांघ वाली है, घुटने से ऊपर की है ना। तो ये दोनों हड्डियां जुड़ी हुई हैं ना आपस में, है ना। तो ये किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं, लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी हुई हैं, है ना। तो दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी होता है, दूसरा एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है, जिसको स्नायु बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, या अस्थि बंधान तंतु बोल दो, लिगामेंट बोल दो इसको, है ना, कहते हैं, से जुड़ी होती हैं। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है, लिगामेंट, है ना। देखो ये जो चित्र दिखा रखा है, लिगामेंट का चित्र है ये वाला। ये किसका चित्र है, तो देखो बेटा ये किसका था, ये ब्लड, ए जो था आपका, ये ब्लड सेल्स का था, है ना, ब्लड, ठीक है। ये किसका था बताओ, ये बोन, ये किसका है, बोन, ठीक है, बोन्स का हो गया। ये क्या हो गया, लिगामेंट, ठीक है ना। ये किसका हो गया, लिगामेंट या कार्टिलेज, है ना। एक और आएगा, कार्टिलेज आएगा, कार्टिलेज, ठीक है। हाँ, तो ये सी जो है ये किसका है, कार्टिलेज का चित्र है, ये किसका है, कार्टिलेज का है, ठीक है। तो यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये लचीले, फ्लेक्सिबल होते हैं और मजबूत होते हैं। स्नायु में, लिगामेंट्स में आधात्री बहुत कम होती है, इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होती है, और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। ये लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन्स को बोन से जोड़ते हैं, है ना। जैसे ऐसे हाथ का है आपकी, तो कोहनी जो है, कोहनी से आगे की तरफ का और ऊपर की तरफ का दोनों हड्डियां किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं, लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो ये लिगामेंट्स क्या है, एक कनेक्टिंग टिश्यू है, ये एक संयोजी ऊतक है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक जिसको कंडरा बोलते हैं, टेंडन, ये भी एक अलग प्रकार का संयोजी ऊतक है, इसको कंडरा टेंडन बोलते हैं, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है ना। यानी हमारी जो हड्डियां हैं इनमें मसल्स भी जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि मसल्स मूवमेंट देता है कि नहीं देता है, एक तरह से लिगामेंट्स जो है ना ये मांसपेशियों का ही एक तरह से पार्ट है, ऐसे मान लो आप। ये मसल्स जो हैं हमारे, है ना, तो हड्डियों को मसल से जोड़ने का काम किसके द्वारा होता है, टेंडन्स के द्वारा होता है। तो कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं, ये फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, है ना। अब आता है उपास्थि, कार्टिलेज,
है ना, जो सी चित्र दिखा रखा हो किसका, कार्टिलेज का है। तो कार्टिलेज एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, ये अलग प्रकार का संयोजी ऊतक हो गया, है ना। तो देखो संयोजी ऊतक में सबसे पहले ब्लड पढ़ा अपन ने, रक्त पढ़ा, फिर बोन पढ़ी, फिर बोन के बाद अपन ने स्नायु पढ़ा, लिगामेंट, और लिगामेंट के अंदर क्या है, टेंडन्स हैं। फिर आ जाते हैं अपन उपास्थि पे, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है, यस, है ना। अब तुम देखो बेटा, कभी तुमने नोट किया है, जैसे कोई बुजुर्ग हो जाते हैं तो कहते हैं अरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है ना, चिकनाई कम हो गई। सुना है कभी आपने, ऐसे सुना होगा घुटनों में चिकनाई कम हो गई, तो यस, क्योंकि बेटा ये हड्डियां हैं। तुम सोचो जैसे मोटरसाइकिल का इंजन होता है ना, तो वो मोटरसाइकिल के इंजन में कितने सारे पार्ट्स होते हैं, तो वो इंजन के पार्ट्स किस में डूबे रहते हैं, ऑयल के अंदर डूबे रहते हैं, जिससे कि उनमें क्या नहीं हो, है ना, उनके अंदर टूट फूट नहीं हो, है ना, वेयर टेयर उसमें नहीं हो। तो वैसे ही जो हड्डियां हैं ये जुड़ी हुई हैं, तो एक विशेष प्रकार का एक वो होता है, तरल जैसी कोई चीज होती है, समझे ना, क्या होता है, एक ग्रीस, जैसे कहते हैं ना घुटनों में ग्रीस कम हो गई, है ना, तो वही, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं हम, ठीक है ना। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है, तो उससे क्या, जोड़ कैसे रहते हैं, स्मूथ रहते हैं, आपस में रगड़ नहीं खाते हैं। तो उपास्थि जो है ये कार्टिलेज नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है ये, है ना। नाक का जो, ऐसे समझो जहाँ पे हड्डी नजर नहीं आ रही, नाक को शेप मिल रही है ना हमारी को, तो ये नाक को शेप किससे मिली हुई है, कार्टिलेज की वजह से मिली हुई है ना। ऐसे देखो कान का जो नीचे ये जो बाली जहाँ पहनते हैं, तो ये वाला जो है ना, इसमें कहीं हड्डी नजर नहीं आती ना आपको, तो ये भी क्या है, एक शेप देने के लिए है ये, है ना। तो नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपस्थिति को मोड़ सकते हैं, तो कान का जो नीचे का है वो मुड़ जाता है कि नहीं मुड़ जाता है, ये क्या है, मुड़ जाती हैं, है ना। परंतु कान की अस्थि को नहीं, कान की हड्डी, उसको हाथ की हड्डी को नहीं मोड़ सकते आप, लेकिन कान को क्या कर सकते हो आप, कान की कार्टिलेज को, क्या कान को मोड़ लेते हो ना आप लोग, है ना। तो कान किसका बना हुआ है बताओ, कार्टिलेज का बना हुआ है, इसलिए मुड़ जाता है वो, लेकिन हाथ की हड्डी मोड़ोगे टूट जाएगी। सोचिए ये दो ऊतक किस प्रकार के हैं, है ना। तो कान की जो उपास्थि है वो तो किसकी है, कार्टिलेज की बनी हुई है, ठीक है ना। संयोजी एक ऊतक कौन सा हो गया, वो कार्टिलेज हो गया, है ना, जिसको सी चित्र में क्या नाम दिया गया है, काचाभ उपास्थि दे रखा है, क्या दिया हुआ, काचाभ उपास्थि जो है वो कार्टिलेज हो गया। और ये जो हाथ की या पैर की हड्डी है वो किसकी होती है, बोन की होती हैं, है ना, बोन टिश्यूज होते हैं वो। अब है एरियोलर संयोजी ऊतक, त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अब ये एक दूसरा अलग प्रकार का एरियोलर कनेक्टिंग टिश्यू हो गया, क्या बोलते हैं इसको, एरियोलर, जो कहाँ मिलता है, ये त्वचा तथा मांसपेशियों के बीच, है ना, जो हमारी स्किन है और जो मसल्स हैं उनके बीच, रक्त नलिकाओं के चारों ओर, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके चारों ओर, तथा नसों, नर्व्स और अस्थि मज्जा जो बोन मैरो है उसमें पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। तो ये एरियोलर जो संयोजी ऊतक है ये क्या करता है, अंगों के अंदर जो खाली जगह है उसको भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में क्या करता है, सहायता करता है ना। तो ये फोर्थ जो था वो क्या था, एरियोलर, ठीक है ना। अच्छा एरियोलर तो ई वाला है ना, ई पार्ट जो है वो एरियोलर है, और डी जो है वो वसामय ऊतक है। देखो ये चित्र उल्टे सीधे दे रखे हैं, ध्यान रखना बेटा, वर्णन का जो क्रम है वो अलग है और चित्रों का क्रम जो है वो क्या है, थोड़ा सा अलग है। तो ये जिस तरह का वर्णन कर रहा है उसको ऐसे देख के पढ़ना आप, ठीक है। अब आता है हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होती है, फैट्स जो है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं। वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक है ना, जो ये अब इसमें देखा ना आपका, ये वसामय ऊतक डी पार्ट जो है ये है ना, तो ये देखो वसामय ऊतक है ये, और ये वाला कौन सा था, वो एरियोलर ऊतक था ये वाला, ठीक है। तो वसामय ऊतक, तो वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों में के बीच में पाया जाता है। कैसे ना बेटे, जैसे ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है कोई आदमी तो फैट से इकट्ठे हो जाते हैं, वो तो कहाँ होते हैं, स्किन के नीचे, और जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके बीच में फैट क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, ठीक है ना। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं, है ना, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनसे भरी होती हैं।
ठीक है ना। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। इसलिए बेटा देखो, तो मोटे जो आदमी होते हैं उनको ठंड थोड़ी क्या लगती है, कम लगती है, क्योंकि ऊष्मा के क्या बन जाता है, कुचालक बन जाता है वो, है ना। अब अपन आ जाते हैं पेशीय ऊतक, मस्क्यूलर टिश्यूज। ठीक है, इसके बारे में अपन ने पहले भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली थी। तो देखो बेटा, ये पेशियां जो है ये 3 तरह की दे रखी हैं यहाँ पे। देखो ये ए है ना, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया और ये सी हो गया। देखो फर्स्ट वाली जो है ये रेखित पेशी है। ये क्या है, रेखित पेशी है। इसमें कुछ धारी नुमा जैसी संरचनाएं होती हैं। बी जो है ये चिकनी पेशी है ना, ये स्मूथ मसल है। और सी जो है ये कार्डियक यानी हार्ट के अंदर जो है वो इस तरह की मसल्स पाई जाती हैं जिनसे कि हृदय धड़कता रहता है। तो उनकी संरचना कुछ इस तरह की होती है ना। तो ये पेशी ऊतक हो गया। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है ना, लंबी जो ना लॉन्ग सेल्स होती हैं, जिसे पेशीय रेशा मसल फाइबर भी कहा जाता है। तो बेटा देखो, हमारी पूरी बॉडी में क्या होती है, मसल्स का जाल फैला हुआ है ना। उसी से तो गति प्रदान करता है हमारा शरीर जो है ना। हड्डियों को गति कौन देता है, ये मसल्स के अंदर तनाव, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ये हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी हैं। जो मूवमेंट है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए मूवमेंट जो है उसके लिए उत्तरदायी हैं ये। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण हमारी क्या होती है, गति होती है। कुछ पेशियां हमारी इच्छानुसार गति कर सकते थे, है ना। हमने हाथ को बॉडी सिग्नल दिया तो हाथ ऊपर उठ जाएगा, पैर को किया तो पैर ऊपर उठ जाएगा। लेकिन बताया था ना मैंने आपको, हार्ट की वाली पे आपका वो नहीं है, जोर नहीं है, वो अपनी मर्जी से चलती रहती हैं, आप चाह के भी उनको बंद नहीं कर सकते। तो वही इसमें बताया गया है। कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं चाहें तो। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। इनको क्या बोल देते हैं हम, स्केलेटन। कंकाल पेशी का मतलब क्या हो गया, स्केलेटन। ठीक है ना, स्केलेटल मसल्स भी कहते थे, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी रहती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। ये सूक्ष्मदर्शी से जब इनको देखेंगे तो ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंग में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। तो गहरे और हल्के गहरे, तो इस तरह की कुछ रेखाएं जैसी, धारी जैसी, है ना, स्ट्रिएटेड, है ना। धारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रिएशंस, STRIATIONS, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ये जो है ये वाली मसल्स हैं वो, STRIA स्ट्रिएटेड। ठीक है। तो इसमें क्या है, गहरे, हल्के और गहरे रंगों के एक के बाद एक रेखाएं या धारियां होती हैं, लाइंस होती हैं एक तरह से, है ना। तो स्ट्रिएटेड का मतलब क्या होता है, लाइनिंग होती है इसमें। इसी कारण से रेखित पेशी भी कहा जाता है, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, स्ट्रिएटेड मसल भी कह देते हैं इनको। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, बेलनाकार सिलेंड्रिकल होती हैं, शाखा रहित होती हैं, है ना, अनब्रांच्ड होती हैं, इनमें ब्रांच नहीं होती हैं, ठीक है ना, और बहुनाभीय होती हैं। इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, है ना। बहुनाभीय का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब आता है आहार नली में भोजन का प्रवाह, है ना। आहार नली में देखो बेटा, तुमने जैसे भोजन का ग्रास जैसे निगलते हो तो अपने आप धीरे धीरे वो नीचे स्टोमक में पहुंच जाता है, आमाशय में पहुंच जाता है। धक्का थोड़ी देना पड़ता है तुमको, कभी धक्का मारो उसमें, है ना, तो अपने आप पहुंच जाता है वो। तो आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार और संकुचन, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ये जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। ये इन पे हमारा कोई, ऐसे तुमने ऐसे सोचो कि तुमने ग्रास खाया भोजन का और तुम अपने उसको सिग्नल दोगे यहीं रुक जा मेरा, वो आगे मत बढ़े, तो ऐसा होगा क्या, नहीं, वो तुम्हारे कहने से नहीं रुकेगा। वो जो ग्रास है वो फूड पाइप के अंदर, वो सीधा वहाँ जाके ही रुकेगा, स्टोमक के अंदर ही जाएगा वो, है ना। तो ये ऐच्छिक नहीं है। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये चिकनी पेशियां सेकंड नंबर की, है ना। तो देखो ये जो फर्स्ट नंबर की हैं ये वाली, ये कहाँ है बेटा, हाथ पैरों की हड्डियों में। तो जो मूवमेंट मिलता है वो इस तरह की इनसे मिलता है
है ना। और ये हमारी जो फूड पाइप हो गया, है ना, ये इसमें इस तरह की ये चिकनी पेशी होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं इसमें, ठीक है ना। तो इनको क्या बोलते हैं हम? चिकनी पेशियां बोलते हैं इनको, स्मूथ मसल्स इनको हम बोलते हैं। चिकनी पेशियां चित्र बी में दिखा रखा है, अथवा अनैच्छिक पेशियां, इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आंख की पलकें, पलक नहीं है, ये गलत लिखा है इसने, पलक नहीं आएगा, पुतली आएगा ये, है ना, जो प्यूपिल्स होती हैं आई की, है ना। पलक को तो आईलिड्स बोलते हैं इंग्लिश में, और पुतलियों को क्या बोलते हैं? प्यूपिल्स बोलते हैं, ठीक है ना। आइरिस या प्यूपिल समझ लो आप इसको, है ना। तो ये आंख की जो पलक है, तो इसका अर्थ आइरिस से है ये, है ना। तो आंख की जो आइरिस है ना, पुतली जो है वो मूत्रवाहिनी, हाँ वो हो गया आंख की जो आइरिस है वो हमारी जो मूत्रवाहिनी है, फेफड़ों की श्वसनी में भी ये चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। कोशिकाएं इनकी जो लंबी होती हैं, आखिरी सिरा इनका नुकीला तरकू रूपी स्पिंडल की शेप का होता है। ये एक केंद्र की होती हैं, एक ही, जैसे उसमें था ना, अपन ने देखा था ऊपर वाली जो थी हमारी, है ना, ऊपर वाली जो थी ना, कौन सी वाली पेशी थी बताओ? रेखित पेश जो पेशी थी उनमें बहुनाभीय था, एक से ज्यादा न्यूक्लियस थे। इसमें क्या है? सिर्फ एक केंद्र की है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। इनको आरेखित पेशी, अब देखो ये गलत कर दिया, आरेखित नहीं है बेटा, ये अनारेखित है ये, क्योंकि रेखित और आरेखित तो बात एक ही होती है ना। तो रेखित का उल्टा क्या होता है? अनारेखित होता है। तो पहली वाली जो थी ना आपकी रेखित पेशी, उनमें क्या होती हैं? धारियां होती हैं, है ना, गहरी और हल्की क्या होती हैं? धारियां होती हैं। और ये जो चिकनी पेशी हैं इन पे कोई धारियां नहीं होती, अर्थात ये आरेखित नहीं है। ये रेखित और आरेखित तो बात एक ही है, रेखा खींचो या आरेख खींचो, ये क्या आएगा? अनारेखित आएगा। तो इनको अनारेखित पेशी भी कहा जाता है ना। अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी इनको हम बोलते हैं, इनमें धारियां नहीं होती हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी इनको हम बोलते हैं। इनका नाम अनारेखित क्यों है? क्यों है बताओ इनका नाम? क्योंकि इन पे क्या है? गहरे और हल्के रंग के धारियां इन पे नहीं है, इसलिए इसको अनारेखित हम बोलते हैं। अब आता है हृदय की, हार्ट मसल्स, है ना। तो देखो उन पे भी बेटा आपका कोई जोर नहीं है ना, वो भी अपनी गति से चलती रहती हैं। तो हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती रहती हैं, एक्सपेंड और रिलैक्स होती रहती हैं, ठीक है ना, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक पेशी कहा जाता है, कार्डियक मसल्स, हृदय, है ना, कार्डिक पेशी, कार्डियक मसल्स कहा जाता है। कार्डिक हृदय को बोलते हैं बेटा, है ना। जैसे जो हृदय विशेषज्ञ होते हैं ना, हृदय रोग विशेषज्ञ, उनको कार्डिक सर्जन कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं ये जो होती हैं वो बेलनाकार होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, शाखाओं वाली, ब्रांच्ड होती हैं ये, और एक केंद्र की होती हैं, सिंगल न्यूक्लियस वाली होती हैं। तो ये बेटा देखो मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, ये रैखित पेशी था। सेकंड नंबर पे क्या था? चिकनी पेशी। और ये तीसरे नंबर पे क्या है? ये वो है हृदय वाली पेशी हैं, जिनको कार्डिक मसल्स कहा जाता है। अब आपका ये लास्ट आ जाता है तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यूज, है ना। पूरी बॉडी के अंदर देखो, पाठ की शुरुआत में समझाया था ना मैंने आपको, चींटी काट दे तो फट से सिग्नल जाता है ब्रेन तक, ब्रेन से फट से सिग्नल किसके पास आता है ना, हमारे जो हाथ की उनको मसल्स को मिलता है, हाथ फट से जहाँ पे काटा है वहाँ पे जाके पहुँच जाता है। तो ये सब सिग्नल्स का जो आदान प्रदान है बॉडी के अंदर, वो इन तंत्रिकाओं की वजह से होता है, ठीक है ना। जैसे तुम कार चला रहे हो, सामने देखा तुमने कुत्ता आ गया, फट से तुम्हारा पैर किस पे जाता है? ब्रेक पे जाता है ना। तो ये आँख ने सेंस किया, ब्रेन ने सिग्नल दिया, तो ये सब किसकी द्वारा होता है? सारा कार्य तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है ना, नर्व सिस्टम्स के द्वारा, नर्व टिश्यूज के द्वारा होता है। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल जो स्टिमुलाई, उत्तेजना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलाई, STIMULI, स्टिमुलाई, ठीक है, के अनुकूल प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है ना। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित, बहुत तुरंत ये एक्साइटेड हो जाती हैं, और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, ठीक है ना, विदिन सेकंड्स। होता है कि नहीं होता ये सारी चीजें? ब्रेन, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड तथा तंत्रिकाएं, नर्व्स, सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तो ये मस्तिष्क जो है ये नर्व टिश्यूज से बना होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, ये भी तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। और तंत्रिका जो है वो तो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी, जो नर्व्स होती हैं वो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं।
तंत्रिका ऊतकों से बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है ना। तो ये जो है ये किसका चित्र है, न्यूरॉन का, यानी सिंगल कोशिका है ये, और ये क्या है, एक सिंगल कोशिका है जिसको तंत्रिका कोशिका हम बोलते हैं। ठीक है, तो इनको इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं, है ना। न्यूरॉन में कोशिका काय, देखो ये गलत है बेटा, इसमें गड़बड़ कर रखी तुम्हारी हिंदी की किताब में, कोशिकाएं नहीं है ये, है ना, ये क्या है, कोशिकाएं है ना। ठीक है ना, इसको सेल बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, सेल बॉडी। कोशिकाएं होगा या कोशिका काय, या तो सिर्फ कोशिका लिखा होगा या कोशिका काय भी लिखा मिलेगा आपको कई जगह, कोशिका काय। ठीक है ना, तो ये सेल बॉडी हो गई। देखो इसमें क्या क्या चीज हो गई बेटा, कोशिकाएं हो गया, फिर न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक न्यूक्लियस हो गया, फिर साइटोप्लाज्म, ये कोशिका द्रव्य हो गया। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं, ये तो लंबे पतले, ये क्या है, ये डेंड्राइट बोलते हैं इनको, ये निकल रहे हैं ना लंबे पतले बाल से, ये डेंड्राइट हो गए। तो देखो ये कोशिकाएं हो गया, सेल बॉडी हो गया, ये केंद्रक हो गया, है ना। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है, ये लंबा प्रवर्ध है ये। ठीक है ना, ये क्या है, एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये जो है ना, ये क्या है, एक्सॉन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। लंबा प्रवर्ध यानी सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है इसका, इसको प्रोसेस भी बोलते हैं। तथा बहुत सारे छोटे शाखा वाले प्रवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं। ये छोटे शाखा वाले प्रवर्ध क्या, डेंड्राइट्स हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। अब देखो वैसे तो क्या लगता है कि कोशिका कितनी छोटी होती है, लेकिन बड़ी भी होती हैं कोशिकाएं, यानी तंत्रिका कोशिका वो भी अपने आप में क्या 1 मीटर तक की है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तो ये चित्र है इसका, ये तंत्रिका रेशे गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को क्या करता है, गति प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।